नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोग साइंस से देखने वाले हैं और साइंस का पार्ट 19 ध्यान देंगे। आज का क्लास साइंस का पार्ट 19 होने वाला है जिसमें हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 2 इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और एक बात ध्यान देंगे, ये बात मालूम होना चाहिए कि जो क्लास चल रहा है वह किससे चल रहा है दोस्तों, फिजिक्स से। यानी कि ये बातें भूल जाएं आप लोग। फिजिक्स से क्या चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं और साइंस का पार्ट 19 चलेगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का सेट का क्वेश्चन 1। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 1 जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हम लोग इस चैप्टर से 2 पार्ट में हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सभी लोग बताएंगे कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर लिखा है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसे साफ करके आपको बता दें कि ज़्यादा समझ में आए। न्यूटन प्रति मीटर को इस तरह से लिख सकते हैं। न्यूटन प्रति एम्पियर है तो न्यूटन क्या हो गया दोस्तों, प्रति एम्पियर रहे तो इस तरह से लिखेंगे, या न्यूटन तो समझ ही रहे हैं। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है दोस्तों, इस तरह से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो सभी लोग बताएंगे कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। सभी लोग उत्तर देंगे लाइव चैट में, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उससे जुड़कर हमें जरूर बताएंगे उत्तर इस प्रश्न का। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। चलिए सभी लोग उत्तर देने के लिए शुरू हो जाएं, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास करें। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसे इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ गए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। सभी लोग बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है। क्या ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या चालक पर बल उत्पन्न करती है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोगों के लिए ये क्लास बिल्कुल ही निःशुल्क चल रही है प्रतिदिन शाम 7 बजे, इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ध्यान देंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चालक पर
बल उत्पन्न होता है। किससे? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किस नियम से? फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से अर्थात बाएं हाथ के नियम से, या ओम के नियम से, या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, या इनमें से किसी नियम से नहीं। सभी लोग बताएंगे कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। सभी लोग बताएंगे। दोस्तों ओम के नियम से तो होगा नहीं। बाकी बचा आपके सामने दोस्तों दो ऑप्शन, ए और सी। ये ओम के नियम से तो प्रतिरोध होती है दोस्तों, विभव होती है इसमें और विद्युत धारा होती है। ओम के नियम चुंबक में नहीं आती है, ये विद्युत धारा में आएगी। ठीक है, आपसे चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा, तो या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम। सभी लोग बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, ए या सी, या ऑप्शन डी लास्ट में किसी नियम से नहीं होगा। तो चलिए कुछ लोग उत्तर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहें तो याद रखेंगे चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर अर्थात एसी पर, डिश धारा पर अर्थात डीसी पर, प्रत्यावर्ती और डिश दोनों धाराओं पर अर्थात एसी और डीसी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। किस पर दोस्तों? एसी पर चला सकते हैं अर्थात प्रत्यावर्ती धारा किसको करें दोस्तों? जो हमारे घर में जो बिजली के पोल है उससे जो घर में आती है लाइन, उससे जो धारा आती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डिश धारा हो गया, बैटरी, ये सभी से प्राप्त किए गए धारा को डिश धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों किससे हम विद्युत मोटर को चला सकते हैं, सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों विद्युत मोटर को हम किससे चला सकते हैं? तो एसी और डीसी दोनों से अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों धाराओं पर हम चला सकते हैं विद्युत मोटर को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग विद्युत धारा चैप्टर में इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे तो इसका उत्तर आप लोग को आसान समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जब डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा इसका अंतर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना है कि डिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताएं, उससे भी आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है किस पर? विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है दोस्तों? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से किसी नहीं पर। सभी लोग बताएंगे कि जो विद्युत मोटर है इसकी क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, या चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, या आर्मेचर जो रहता है दोस्तों उसके घूर्णन पर। किस पर आधारित है दोस्तों विद्युत मोटर की क्रिया? सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिए हैं सही। आप लोग भी प्रयास करें दोस्तों, जो भी लोग उत्तर नहीं देते हैं उत्तर देने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है दोस्तों? तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का यह क्लास डेली जो शाम 7 बजे चलती है वह एग्जाम तक चलते रहेगी, इसलिए आप लोग हमें भी सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सभी लोग बताएं दोस्तों कि डायनेमो के द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो याद रखें दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य है?
डायनेमो घूमता है। देखते होंगे पहले का साइकिल में देखते होंगे दोस्तों, आगे एक बल्ब लगा रहता है और बल्ब को बारने के लिए कोई बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता था, उसको एक तार के माध्यम से डायनेमो से जोड़ दिया जाता था और रात के समय उस डायनेमो का जो चक्र रहता था उसमें उसको पहिए में सटा दिया जाता था। जब पहिया नचती थी तो वो डायनेमो भी नचती थी और जिससे नचने के कारण बल्ब जलने लगता था। ठीक है दोस्तों, तो नचना, घूमना अर्थात दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, और जब घूमा तो दोस्तों बल्ब जलने लगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को कुछ में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। इसलिए अच्छी तरह से समझे, डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है, तो डायनेमो के द्वारा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिस तरह से दोस्तों आप देखते हैं मोटर गाड़ी में भी बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज इसी के तरह से होता है। डायनेमो लग रहा था उसमें, गाड़ी चलती है, उससे बैटरी भी चार्ज होती चलती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से दोस्तों पहले अब हो गया ना, पहले साइकिल में देखिएगा, साइकिल में एक बल्ब लगा रहता था आगे और उसको में एक डायनेमो जोड़ा जाता था, कोई बैटरी नहीं दोस्तों, डायनेमो से सिर्फ चलता था रात के समय। अगर साइकिल जितनी स्पीड चलेगी बल्ब उतने ही स्पीड चलेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। अभी देखें दोस्तों डायनेमो के, अब कह रहा है मोटर, तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले पर मोटर को हम चलाते हैं बिजली के द्वारा तो घूमता है, और डायनेमो क्या है, घूमता है तो बिजली उत्पन्न करता है। बढ़िया समझेंगे दोस्तों, डायनेमो को हम घुमाते हैं तो वह बिजली उत्पन्न करता है। घुमाना था दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा उसमें दिए तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मगर मोटर क्या है, मोटर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, चाहे डीसी दे चाहे एसी दे, उसमें जैसे ही हम विद्युत धारा देंगे तो क्या होगा, वह चलने लगा। अर्थात विद्युत को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा देंगे तो वह घूमने लगेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे यस, अगर नहीं आ रहा तो नो। समझेंगे दोस्तों डायनेमो और मोटर के बारे में। डायनेमो को हम घुमाते हैं, चाहे आप किसी माध्यम से घुमाएं, आप उसे हाथ से घुमाएं या किसी चीज के द्वारा घुमाएं, आप उससे घुमाएंगे या उसको आप हवा से घुमाएं दोस्तों, या पानी के द्वारा गिरा कर उस पर घुमाएं, आप जिस तरह से डायनेमो को घुमाएं, डायनेमो अगर घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। अर्थात विद्युत धारा को उत्पन्न करता है कैसे, यांत्रिक ऊर्जा से। घुमाना अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, हम उसमें यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, वह विद्युत ऊर्जा हमको वापस कर रहा। मगर मोटर में क्या होता है दोस्तों, हम उसमें विद्युत धारा देते हैं, मोटर में विद्युत धारा देते हैं। जैसे दोस्तों पंखा में क्या करते हैं, हम लोग उसमें करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो वह घूमने लगता है, उसका कार्य यही है घूमना। तो मोटर में हम लोग लाइन दिए, विद्युत धारा दिए, वह घूमने लगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। इसलिए आप अच्छी तरह से समझे, तो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है किसको, तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अर्थात दाएं हाथ के नियम से, या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ के नियम से, या ओम के नियम से, या ऑस्टेड नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, ऑस्टेड, समझ गए, ऑस्टेड के नियम से। तो सभी लोग बताएंगे कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से। सभी लोग अपना उत्तर देंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करते रहें। गलत होगा कोई बात नहीं, एग्जाम में सही होगी, अगली बार सही होगी। आप प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा या परिमाण और दिशा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यह याद रखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा तो ये भी प्रश्न आप आसानी से बता सकते हैं। सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश को कहते हैं स्केलर। और याद रखेंगे वेक्टर में मान, परिमाण और दिशा दोनों होती है, और स्केलर अर्थात अदिश में सिर्फ और सिर्फ मान होती है।
तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, पहले ये आप जानना जरूरी है। तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो जब सदिश होगी दोस्तों तो इसमें मान और दिशा दोनों होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्त पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों के पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों से कोई चार्ज नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करते दोस्तों तो हमारे द्वारा कोई भी क्लास ले जाती है तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए दोस्तों आपसे कोई रुपया नहीं मांगा जा रहा है, कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कहता है दोस्तों किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, कहता है, बढ़िया से समझेगा, यह डिफिनेशन है दोस्तों। कहता है किसी कुंडली में, कुंडली किसको कहते हैं दोस्तों, किसी मान लीजिए आप लोग परिनालिका के बारे में पढ़ोगे तो परिनालिका में एक गोल इस तरह से होती है दोस्तों, इस पर क्या लपेटी रहती है, पतले तार की कुंडली लपेटी रहती है, ठीक है। तो इसी को जो स्प्रिंग के जैसा किसी तार को लपेट दे उसी को क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो कहता है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं दोस्तों, ये बात तो याद रखें, कभी भी इस तरह से दोनों नहीं होंगे, कभी भी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कभी नहीं होंगे। कभी भी दोस्तों अगर ए है और बी है तो यह जब भी होंगे तो समानुपाती होंगे या व्युत्क्रमानुपाती होंगे। व्युत्क्रमानुपाती होंगे दोस्तों तो इस तरह से रहेंगे, किसी भी फॉर्मूला में देखिएगा अगर ए और बी है अब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो इस तरह से रहेंगे बट्टा में। जब इस तरह से रहेंगे तो कह सकते हैं ए और बी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दोनों ऊपर रहे तो इसे कहते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि जब दो राशि समानुपाती है तो जब पहला राशि का मान को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी अपने आप बढ़ जाएगा, अगर दूसरा के मान को बढ़ाएंगे तो पहला अपने आप बढ़ जाएगा, या घटाएंगे तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। मगर व्युत्क्रमानुपाती में होता है दोस्तों, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। इसलिए अच्छी तरह से इसे समझ लें। तो सभी लोग बताएंगे कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो याद रखेंगे परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी क्षण चुंबक के अंदर, दोस्तों चुंबक के भी प्रकार हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, ठीक है, गोल चुंबक। नाल दोस्तों जो घोड़े के आकृति, घोड़े के नाल होते हैं उसकी आकृति के रहे उसे नाल चुंबक कहते हैं। छड़ चुंबक अगर लंबा रहे तो उसे क्या कहेंगे, छड़ चुंबक। गोल चुंबक गोल रहे उसे गोल चुंबक कहते हैं। तो चुंबक के भी प्रकार है। तो कहता है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुने। किसी छड़ चुंबक का अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। दोस्तों ध्रुव कहते हैं पोल को, याद रखेंगे पोल को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब उत्तर ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव साउथ, उत्तर ध्रुव नॉर्थ। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल। सभी लोग बताएंगे कि छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है।
दोस्तों ये सभी तो होंगे नहीं, क्योंकि चुंबक में पश्चिमी पूर्वी ये सो नहीं, जब भी तो उत्तर और दक्षिण ये सब यार दोस्तों, ये तो पहले से ही कट जा रही। आपके पास देखिए एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 में ही पहचान आता है, 2 ऑप्शन में ही सही गलत करना आता है। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी किए हैं तो आपको 4 ऑप्शन में डिसाइड नहीं करना होता है, 2 ऑप्शन दम गलत रहते हैं दोस्तों, दूर दूर गलत रहती है, ठीक है ना। इसीलिए तैयारी जम के करें दोस्तों, आपको भार एकदम नहीं पड़ेगा। आप खूब मेहनत करें, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, इसलिए आप लोग मेहनत खूब करें। तो बताएंगे कि इस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि इस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र दोस्तों, जो जल के द्वारा विद्युत बनती है वही द्वारा कह रहा है दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब जो जिससे जल द्वारा बिजली बनाया जाता है उस संयंत्र को कहा जा रहा है, उस उपकरण को कहा जा रहा है कि वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि दोस्तों विद्युत है तो विद्युत उत्पादन करेगा, मगर जो जल विद्युत संयंत्र है जल के द्वारा बनाया जाने वाला संयंत्र है, मशीन है, तो यह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या स्थितिज ऊर्जा को। सभी लोग बताएंगे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, और स्थैतिक एनर्जी कहते हैं स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप लोग याद रखेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक, स्थितिज ऊर्जा, स्थैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसे कहते हैं। अर्थात दोस्तों वह उपकरण जो किसी परिपथ दोस्तों सर्किट को कहते हैं, जैसे विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी परिपथ मतलब रास्ता होता है दोस्तों, जैसे हम लोग चलते हैं रास्ता के द्वारा, उसी तरह से विद्युत धारा तार के माध्यम से गुजरती है, तार के माध्यम से किसी उपकरण को चलाते हैं। तो विद्युत धारा के लिए परिपथ हो गया दोस्तों, जो तार होते हैं, केबल होते हैं, उस तरह से कह सकते हैं। तो कहता है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता अर्थात बताता है उसे क्या कहते हैं। वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे कि कौन सा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, संसूचित करता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी तरह से मेहनत करते रहे। तो याद रखें दोस्तों, विद्युत धारा की उपस्थिति एमीटर बताता है दोस्तों। कौन बताता है? एमीटर। और वोल्ट मीटर उसमें विभवांतर बताता है। आप लोग को घर में अगर समरसेबल होंगे तो उसका जो स्टार्टर रहता है दोस्तों, उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं। आप उसे गौर से देखेंगे, एक में जो इस तरह से मीटर लगे रहता है दोस्तों, उसमें ए लिखा रहता है, और एक में क्या रहता है? भी लिखा रहता है। भी वाला हमेशा बताते रहेगा कि कितना वोल्ट है, मगर ए वाला कब बताता है दोस्तों? जब आप मोटर को ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तब इसका कांटा उठेगा। आप देखेंगे इसमें विद्युत धारा दिया हुआ रहेगा, मगर आप मोटर को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बताएगा कि कितना एम्पियर विद्युत धारा है। विद्युत धारा की उपस्थिति को यही बताता है, ए मीटर बताता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कभी भी स्टेबलाइजर में देखते हैं उसमें मीटर में भी लिखा रहता है, वो क्या है? वोल्ट मीटर, वह विभवांतर बताता है। और ए मीटर क्या बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, ठीक है ना, विद्युत धारा की मात्रा को बताता है। तो याद रखेंगे वह उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताएगा, वह क्या कहलाएगा दोस्तों? एमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक। सभी लोग बताएंगे कि माइकल फैराडे क्या थे? एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे
रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक? सभी लोग बताएंगे कि माइकल फैराडे कौन थे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं और आपसे साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, और यह प्रश्न पूछा गया है, आप इसका भी विचार करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम न रहे तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे दोस्तों। आप लोगों का क्लास आज चल रहा है फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसका पार्ट 2। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स में चल रहे हैं और ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि माइकल फैराडे हैं क्या है? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। यह बात दोस्तों उनके लिए बता रहे हैं जिनको यह प्रश्न का उत्तर याद नहीं है, तो उनको कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बता रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे इशारा, बहुत बढ़िया। चलिए तो याद रखें दोस्तों, माइकल फैराडे क्या थे? तो माइकल फैराडे दोस्तों एक भौतिक शास्त्री थे, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों। विद्युत धारा कहता है विद्युत परिपथों में लघु पथन। दोस्तों विद्युत परिपथों की लघु पथन किसको कहते हैं दोस्तों? शॉर्ट सर्किट। अभी बताएं, पथन सर्किट, लघु शॉर्ट। तो याद रखेंगे, आप घरों में कहते हैं कि शॉर्ट लग गया, तो इसी को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं लघु पथन। आप लोग घर में बोलते हैं कि ओवरलोड हो गया, ओवरलोड को कहते हैं अति भारण। समझिएगा अच्छा तरह से दोस्तों, ठीक है। तो कहता है विद्युत परिपथों की लघु पथन अथवा अति भारण, अर्थात दोस्तों शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोडिंग के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। क्या है दोस्तों? आपके घर में मान लीजिए कि शॉर्ट लग गया या ओवरलोड हो गया, इस जब होती है दोस्तों तो घर में जो उपकरण होते हैं, बिजली के उपकरण, इसको हानि होती है, कुछ ना कुछ खराब होते हैं। तो इस हानि से, इस खराबी से बचने के लिए हम किस युक्ति को, किस डिवाइस को यूज करते हैं? इस हानि से बचने के लिए, इससे सुरक्षा के लिए, शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोडिंग से बचने के लिए। बढ़िया से समझिए दोस्तों, साइंस के प्रश्न को अच्छी तरह से समझना चाहिए, तब आसानी से बना सकते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि विद्युत परिपथ की लघु पथन अथवा अति भारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति अर्थात डिवाइस है। क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, फ्यूज ऐसी युक्ति है जहां भी कुछ हो, फ्यूज का तार गलकर टूट जाता है। जब फ्यूज का तार गलकर टूट जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी दोस्तों। और जब विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी आगे, तो मेरा सभी उपकरण, सभी डिवाइस जस के तस सही सलामत रहेगा। अगर दोस्तों फ्यूज को यूज नहीं करेंगे तो अगर शॉर्ट सर्किट होती है या ओवरलोडिंग होती है, मेरा घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं सभी को हानि पहुंच सकती है। इसलिए सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस क्या है? फ्यूज है। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो ये चुंबक रहे, आवेश रहे या विद्युत धारा में रहे दोस्तों, कोई भी चीज में रहे दोस्तों, याद रखेंगे कभी भी समान ध्रुव बोले, समान आवेश बोले, जो बोले आप लोग समझेंगे कि समान जब भी रहेगा तो क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण, जिसको प्रतिकर्षण भी कहते हैं। दूर भागेगा। समान ध्रुव रहे, समान आवेश रहे, दूर भागेगा दोस्तों, ठीक है। और असमान में आकर्षित होता, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे यहाँ का सजातीय मतलब सेम, समान ध्रुवों के बीच। तो समान ध्रुवों के बीच क्या होगा दोस्तों? आप लोग समझ गए, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, कभी आकर्षण या कभी प्रतिकर्षण या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं, अभी आपको अच्छी तरह से समझाया दोस्तों। समान रहे, ध्रुव रहे या आवेश रहे, समान जब भी रहेगा उसमें क्या होगा? विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और अगर असमान रहेगा तो आकर्षण होगा। यहाँ करा चुंबक के सजातीय ध्रुव अर्थात दोस्तों समान है, समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? समझ गए होंगे, प्रतिकर्षण। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से महत्वपूर्ण 32 प्रश्न को देखें। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं लाइव क्लास के रूप में। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि यह क्लास कैसा लगा
और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।